Good morning, students. Am I audible? Yes, sir. Okay. Is my audio clear? Yes, sir. So we'll just wait for 2-3 minutes to start. ठीक है. अभी क्लास की स्ट्रेंथ मुझे पता है, पता नहीं काफी लोगों ने आना है कि नहीं आना है. तो आपको कोई मैसेज कम्युनिकेटेड है कि किसी ने आना है, किसी ने नहीं आना है, किसी का पता हो, ताकि हम वेट कर सके उसके लिए. दिस क्लास विल बी रिकॉर्डेड, बट आपको भी पता है कि लाइव क्लासेस में डाउट्स पूछ सकते हो आप लोग. ठीक है. तो अगर आपको लगता है कि किसी फ्रेंड ने ज्वाइन करना है तो मुझे बता दो, मैं थोड़ा देर वेट कर लेता हूँ, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ. Max to max by 9-10 we will start. Okay. After that we won't be waiting for anyone. Okay. I hope I'm audible to everyone. If it is comfortable for you all, so you can switch on your cameras.
You all can switch on your cameras. This is not my rule, this is the rule of the academic. Whenever we are taking an online class, we have to ask friends to switch on their cameras, okay? So you will have to switch on your cameras before we can start. सर वो I hope सिस्टम I'm में clearly. वेबकैम नहीं है. System में webcam नहीं है. Okay. No, And what about the rest? Okay, there was a bit of issue from my end. Okay. You will have to respond, otherwise this class won't be possible. So if I'm audible, then please let me know I'm audible. Yes, sir. Good morning, sir. Audible. कोई disturbance तो नहीं आ रही? No, sir. यूजुअली होता है फैन वगैरह के कारण ना. तो अगर कभी कहीं पे भी लगेगा कि कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मुझे प्लीज एक बार रोक लेना. आप में से कई लोग पहली बार ऑनलाइन क्लास लगा रहे हो, ठीक है? तो इसलिए बोल रहा हूँ आपको. Okay. So in the previous class we were discussing about your center state relations. और यही वाला जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक हमने आज कंप्लीट करना है. हमने डिस्कस किया था कि आपके जो सेंटर स्टेट रिलेशंस हैं, इसको हमने 3 पार्ट में करना है. एक में हमने डिस्कस करना है आपका लेजिस्लेटिव रिलेशंस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपका लॉ मेकिंग के रिगार्डिंग जो रिलेशन है सेंटर और स्टेट के. फिर कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था आपका एग्जीक्यूटिव रिलेशंस. और आज हमें डिस्कस करना है एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट, लेकिन हम उसको लिमिटेड रखेंगे, फाइनेंशियल रिलेशन. तो ये दोनों केसेस जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, चाहे ये वाला केस है चाहे ये वाला केस है, इन दोनों केसेस में हमने रियलाइज किया है कि जो आपका सेंटर है हैज बीन अलॉटेड मोर पावर्स, और साथ में सेंटर हैज आल्सो बीन गिवन overriding power, also been given overriding पावर. यानी कि अगर कोई पावर आपकी स्टेट को दे रखी है
तो वो भी पावर कौन छीन सकता है? आपका सेंटर छीन सकता है, चाहे लॉ मेकिंग के रिगार्डिंग हो, चाहे लॉस के एग्जीक्यूशन के रिगार्डिंग हो। सेंटर की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा अल्टीमेट पावर है, और उस पावर के लिए सेंटर को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन स्टेट को जो पावर अलॉट की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है साथ में कि अगर कभी भी देश हित के लिए या कंपल्सरी फील होता है सेंटर को, तो सेंटर स्टेट की पावर भी छीन सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड से रिलेशनशिप है, लेकिन जो हमारा कंक्लूजन निकल के आया है, कंक्लूजन हमारा यही है कि आपका जो सेंटर है, इट हैज बीन गिवन मोर पावर, सेंटर इज ऑल पावरफुल। तो लेजिस्लेटिव में भी यही ट्रेंड रहा है और एग्जीक्यूटिव में भी यही ट्रेंड रहा है। तो आप में से कौन थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहेगा एग्जीक्यूटिव रिलेशंस के बारे में? हमने कोई पॉइंट्स अगर आपको याद हो कल की क्लास के रिगार्डिंग, एंड यू वुड लाइक टू स्पीक, देयर कैन बी मेनी पॉइंट्स। कल किस किस पॉइंट पे डिस्कस किया? कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे पता लगता है कि आपका जो सेंटर है वो पावरफुल है एज कंपेयर टू स्टेट? मैं पूछ रहा हूँ आपका एग्जीक्यूटिव रिलेशंस के लिए किन किन पॉइंट से पता लगता है कि आपका जो सेंटर है वो पावरफुल है एज कंपेयर टू स्टेट्स? Relation during emergency. सॉरी, During emergency. Relation during ड्यूरिंग, emergency. ओके, ड्यूरिंग इमरजेंसी जितने भी आपके एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है वो आपका सेंटर ले लेता है। चलो एक पार्ट हमने डिस्कस कर लिया, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें थी आपकी, बताओ। फिर कई चीजों में सेंटर जो है वो स्टेट की हेल्प मांग के काम करता है, जैसे रेलवेज वगैरह के लिए। हेल्प नहीं मांगता। आप देखो यहाँ पे आप मतलब मैंने आपसे वही पूछा ना कि सेंटर कैसे पावरफुल है। तो अगर हेल्प मांग रहा है तो पावरफुल नहीं है, ऑर्डर पास करता है। ऑर्डर ठीक है, पासिस ऑर्डर पास करता है, और ये ऑर्डर मानना स्टेट के लिए ऑब्लिगेटरी है। अगर बाय, ऑब्लिगेट। यस, और अगर आपका स्टेट ये ऑर्डर्स को नहीं मानता है, देन व्हाट कैन हैपन, बताओ? स्टेट इमरजेंसी सर। स्टेट इमरजेंसी। एंड व्हिच आर्टिकल इज दैट? 356। 356 इज द आर्टिकल। ओके, यस सर। अच्छा अच्छा, ये 365. बताओ। हाँ जी प्लीज। तो 365 नहीं, होती है. देखो 356 है स्टेट इमरजेंसी। 365 में ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट ये घोषणा कर सकता है, प्रेसिडेंट ये घोषणा कर सकता है कि जो स्टेट है आपका वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल नहीं रही है। ठीक है, आर्टिकल 360 हमने कल ये जो डिस्कस किया था आपका, देखो आर्टिकल 355 एक आर्टिकल हो गया, आर्टिकल 356 एक आर्टिकल हो गया, आर्टिकल 365, ये तीन आर्टिकल है ना जो आपस में बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन तीनों के डिफरेंस बताए थे हमने। ये है आपका स्टेट इमरजेंसी। अब स्टेट इमरजेंसी के और भी नाम है, ठीक है? चरणजीत बताओ क्या क्या नाम है स्टेट इमरजेंसी के और? सर प्रेसिडेंट रूल हो सकता है, नेशनल इमरजेंसी हो सकती है। नेशनल इमरजेंसी नहीं ना कह सकते इसको। आपने बोला कि प्रेसिडेंट रूल कह सकते हैं, बिल्कुल एग्री करता हूँ, प्रेसिडेंट रूल कह सकते हैं, और गवर्नर रूल कह सकते हैं। एक और नाम है इसको बताओ। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, ठीक है, वी कैन ऑल्सो कॉल इट कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। तो ये सब नाम है आपके 356 के। अब 355 और 365 में बहुत सिमिलैरिटी है, लेकिन याद रखना है कि आर्टिकल 365 प्रेसिडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, आर्टिकल 355 आपका सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, ये है आपका सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल 355, और आर्टिकल 365 है प्रेसिडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या आता है? इन दोनों में डिफरेंस है कि देखो, सेंटर की बात स्टेट को माननी ही माननी है, ये रूल है। सेंटर की बात स्टेट को माननी है, ये रूल ही रूल है। और आर्टिकल 365 के तहत प्रेसिडेंट बोल सकता है कि स्टेट जो है वो सेंटर के अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रही है। और आर्टिकल 355 में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है सेंटर को कि स्टेट को अपने हिसाब से ही चलाना है। ठीक है, तो वही है कि स्टेट को सेंटर की बात माननी है, ये आपका 355 में भी लिखा हुआ है, 365 में भी लिखा हुआ है। लेकिन आर्टिकल 355 के तहत ये सेंटर इंश्योर करेगा, और आर्टिकल 365 के तहत ये प्रेसिडेंट इंश्योर करेगा। और एक और आर्टिकल है, आप एक और पार्ट है आपका 355 का। अच्छा, एक लाइन आर्टिकल 355 की मिसिंग है, तो आप लोग मुझे बता दो कि कौन सी लाइन मिसिंग है आपकी आर्टिकल 355 में जो हमने कल लिखी थी। यू कैन ऑल्सो रेफर टू योर नोट्स इफ यू वांट टू। एक और चीज हमने लिखी थी 355 में।
अगर आपको मेरी पार्ट पे डिस्टरबेंस आ रही है फैन की किस चीज की, तो मुझे बता दो आप, मैं फैन ऑफ कर देता हूँ। वो इंटरनल डिस्टरबेंस और एक्सटर्नल एग्रेशन वाली कंट्रोल करना है स्टेट। यस, स्टेट को बचाना है, कंट्रोल नहीं करना, स्टेट को बचाना है ड्यूरिंग इंटरनल एग्रेशन और सॉरी ड्यूरिंग एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टरबेंस। सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट को बचाए, ठीक है। तो छोटी मोटी बातें हैं जो हमें याद रखनी पड़ेंगी, इसीलिए मैं फाइनेंशियल स्टार्ट करने से पहले आपसे रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह आता है, अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो यहाँ पे। देखो अभी से आपकी ना रेगुलर संडे को क्लासेस होनी है, और हो सकता है कि कई बार पढ़ाने के लिए मैं आपसे ना रात का टाइम मांग लूँ 1 आध घंटा। सपोज कोई टॉपिक मैंने क्लास में स्टार्ट किया, उसको फिनिश अप ही करना है, तो आई मे आस्क यू टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस इन द इवनिंग टाइम ऑल्सो। तो यू शुड बी कंफर्टेबल इन ऑनलाइन क्लासेस। तो आप अपना डाउट्स पूछो मेरे से, जैसे आप क्लास में पूछ लेते हो ना मेरे से चीजें, तो आप यहाँ पे भी पूछ सकते हो चीजों को। कोई डाउट है आपका लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को लेकर? नो सर। ओके, तो वी कैन स्टार्ट विद योर फाइनेंशियल रिलेशंस, ठीक है। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद योर फाइनेंशियल रिलेशंस। यू कैन गिव द हेडिंग। तो जो आपके फाइनेंशियल रिलेशंस हैं, ठीक है, पहली बात तो ये है कि ये मेंशन्ड आपके कौन से पार्ट में होंगे, कौन से पार्ट में मेंशन्ड है आपके एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव रिलेशंस, कौन से आर्टिकल कौन से पार्ट में मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के? 11 में। लेकिन ये किस में मेंशन्ड है आपके? ये है उसके नेक्स्ट पार्ट में। तो याद रखना आपके जो पार्ट 11 है, पार्ट 11 में मेंशन्ड है आपके लेजिस्लेटिव प्लस एग्जीक्यूटिव रिलेशंस, और पार्ट 12 में मेंशन्ड है आपके फाइनेंशियल रिलेशंस, ठीक है। तो पार्ट 12 में जो आपका आर्टिकल नंबर 268 से लेकर आर्टिकल नंबर 293 है, वो बात करते हैं सेंटर और स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशंस के रिगार्डिंग, ठीक है। और कैसे हैं आपके फाइनेंशियल रिलेशंस? इसमें हम डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग डिवीजन ऑफ टैक्सेशन पावर, मतलब कि किस किस चीज के ऊपर कौन टैक्स लगा सकता है, इसको हम डिस्कस करते हैं। टैक्सेशन पावर की बात की है पहले हमने, ठीक है। फिर हम डिस्कस करेंगे आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यूज। अच्छा, पहले टैक्स से पैसा कलेक्ट कर लिया, फिर जो पैसा है टैक्स का वो बटेगा भी तो सेंटर और स्टेट में बटेगा, ठीक है। अगर कोई टैक्स आपका सेंटर कलेक्ट करता है तो कई बार तो उसका पैसा सिर्फ सेंटर खर्च कर सकता है, लेकिन कई बार कोई टैक्स अगर आपका सेंटर खर्च करता है, टैक्स कलेक्ट करता है, तो उसका पैसा सेंटर और स्टेट दोनों के पास जाता है। कई बार स्टेट को टैक्स कलेक्ट करती है, उसको स्टेट ही खर्च करती है। कई बार स्टेट को टैक्स कलेक्ट करती है, उसका आधा हिस्सा सेंटर को जाता है, आधा हिस्सा उसका स्टेट को जाता है, ठीक है। तो ये सब फाइनेंशियल रिलेशंस है कि कौन कौन से टैक्स है जो सेंटर लगा सकता है, सेंटर ही खर्च करेगा, कौन कौन सा टैक्स है जिसको सेंटर लगाएगा लेकिन खर्च आपका स्टेट करेगा। कुछ कुछ ऐसे टैक्स भी होते हैं जो आपका स्टेट कलेक्ट करती है लेकिन उसका इस्तेमाल सिर्फ सेंटर करेगा। तो दीज आर बेसिकली आवर फाइनेंशियल रिलेशंस। इट्स अ वेरी लेंथी टॉपिक, बट आई कैन अश्योर यू कि मतलब अगर आप टॉपिक कर लोगे तो आपका जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है पॉलिटी का, इंडियन पॉलिटी का, दैट पार्ट विल बी कवर्ड, ठीक है। सबसे ज्यादा जो लोग इग्नोर करते हैं टॉपिक पढ़ते टाइम, वो यही टॉपिक है, इसको इग्नोर कर देते हैं लोग। एग्जीक्यूटिव रिलेशंस भी पढ़ लेते हैं, लेजिस्लेटिव वाला पार्ट भी पढ़ लेते हैं, लेकिन फाइनेंशियल भूल जाते हैं, ठीक है, या फाइनेंशियल इग्नोर कर देते हैं। बट हमने वाली गलती नहीं करनी है, हमने इसको पूरा प्रॉपर कंप्लीट करना है। तो वी आर स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक। लेकिन इसको करने से पहले आप मुझे एक बात बताओ कि रेवेन्यू का मतलब तो पता है, रेवेन्यू का मतलब होता है पैसा, लेकिन किसका पैसा? गवर्नमेंट का पैसा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। रेवेन्यू मतलब होता है पैसा। अब इन्होंने बोला कि नॉन टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेवेन्यू दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन भी कहाँ डिस्कस होता है? आपका फाइनेंशियल रिलेशनशिप में, ठीक है। टैक्स रेवेन्यू तो हम समझ गए, टैक्स रेवेन्यू वो पैसा होता है जो टैक्स के तौर के ऊपर आता है। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? हु विल टेल मी, नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? तो फीस और फाइन जो होता है, सॉरी, फीस और फाइन। फीस और फाइन, ओके। देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग कैमराज ऑन कर लो ताकि
आपके साथ इंटरेक्ट करके मैं पूछ सकूं आपसे चीजें, ठीक है। आप में से कोई ऐसे ही नॉर्मली कहीं लेटा पड़ा होगा, कोई कुर्सी पे नहीं बैठा होगा, थोड़ी सी ना फॉर्मलनेस आ जाती है अगर हम कैमराज ऑन करते हैं तो, ठीक है। तो डो नो नीड टू शाई, आई हैव ऑलरेडी सीन योर फेसेस। तो आप अगर कैमरा ऑन करोगे द थिंग दैट विल हैपन इज कि मतलब वी कैन हैव अ इंटरेक्शन, पता लगेगा ना कौन बोल रहा है, कौन सीरियस है कौन नहीं है, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू आर अप टू ओपन योर कैमराज? देखो अमनदीप ने तो ऑन कर लिया, चलो रुद्रांश ने भी कर लिया, ओके। भाई इतनी रिक्वेस्ट करने की आदत नहीं है मेरे को। सर मैं अभी सो के उठी हूँ। तभी तो कैमरे ऑन करवा रहा हूँ मैं। सर अभी कैमरा नहीं ऑन कर सकती। ओके ठीक है, चलो बट चलो चलो कर दो सारे, फिर सारे बंद कर दो, अगर यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। यू ऑल कैन स्विच ऑफ योर कैमराज, बट प्लीज देयर नीड टू बी फॉर्मेलिटी, क्योंकि अगर हम इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे तो ऑनलाइन क्लासेस में आपको ही पता है कि लर्निंग थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। नॉन सर टेक्स, अगली बार से कर देंगे सर। ओके। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है आपका, नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है आपका फी, इसमें आते हैं आपके फाइन्स। आप गवर्नमेंट की सर्विसेज को इस्तेमाल करते हो, ऑब्वियसली आपको फी पे करनी पड़ती है। अगर आप गवर्नमेंट के रूल्स का उल्लंघन करते हो आपको फाइन्स पे करने पड़ते हैं। तो ये भी तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू ही है ना, ये भी तो गवर्नमेंट का पैसा है, ये भी गवर्नमेंट की कमाई है। तो जो पैसा आपका गवर्नमेंट के पास आ रहा है नॉन टैक्स के फॉर्म में, फी हो गया, फाइन हो गया, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो नॉन टैक्स और टैक्स रेवेन्यू हमने कैसे बांटना है वो भी। इसके अलावा कुछ पैसा होता है जो टैक्स भी नहीं होता, जो इनकम नहीं होती, ठीक है। तो इसका एक और होता है आपका एलोकेशन ऑफ ग्रांट्स। ग्रांट्स क्या होता है? दान में दिया हुआ पैसा। तो सेंटर स्टेट को ग्रांट देता है कि नहीं देता है? तो एलोकेशन ऑफ ग्रांट्स इन एड्स टू द स्टेट्स। तो बेसिकली ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं आपके फाइनेंशियल एडिशंस में, ठीक है। तो बेसिकली दीज आर द 3 हेडिंग्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज के चैप्टर में। तो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट हेडिंग, दैट इज योर डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज अ डिवीजन ऑफ टैक्सेशन पावर, कि टैक्सेशन की पावर है किसके पास, ठीक है। कर सकते हैं कंटिन्यू आगे। देखो जो भी हम लिखेंगे इसकी आपको पीडीएफ, इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी आपको, ठीक है। बट स्टिल ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स। इसका फायदा ये होता है कि जो भी मैं यहाँ लिखूंगा ये पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा क्लास के बाद। बट स्टिल प्रिपेयर योर ओन नोट्स, क्योंकि आपका डबल टाइम लग जाएगा नहीं तो फिर। तो फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिवीजन ऑफ टैक्सेशन पावर। क्या पावर है डिवीजन की सेंटर के पास और स्टेट के पास? सेंटर के पास तो है, लेकिन क्या स्टेट के पास है? स्टेट के पास भी है। तो इनकी पावर मेंशन कहाँ पे है? आप ये बताओ कि आपके कौन से शेड्यूल में डिवीजन ऑफ पावर लिखी गई है? कौन से शेड्यूल में लिखी गई है आपकी डिवीजन ऑफ पावर्स? बताओ। 7th। शेड्यूल नंबर 7। शेड्यूल नंबर 7 में लिखी गई डिवीजन ऑफ पावर। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी आपके स्टेट सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर टैक्सेशन की पावर किसकी होगी? स्टेट की होगी। जो भी आपके सेंटर के सब्जेक्ट हैं वो भी किसकी होगी? आपकी, उसकी होगी आपकी सेंटर की। अब कॉन्करेंट में कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो टैक्सेशन से जुड़ा होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे हम लिख सकते हैं पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मतलब सेंटर, एंड द स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि आपका स्टेट गवर्नमेंट, एंड द स्टेट लेजिस्लेचर बोथ, या सिंपल हम लिख सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट both enjoys exclusive powers on tax subjects in union list and state list respectively. आपके जो यूनियन लिस्ट के मुद्दे हैं उसके अंदर भी टैक्सेशन पावर है, ठीक है। और जो स्टेट लिस्ट है उसके अंदर भी कुछ टैक्सेशन के मुद्दे हैं।
और जो यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं उसके ऊपर टैक्सेशन की पावर सेंटर की है, और जो स्टेट के आते हैं उसके स्टेट के। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक और चीज इंपॉर्टेंट है, दी कॉन्करेंट लिस्ट, जो कि एक एग्जाम में सिलेबस की तरह एक स्टेटमेंट की तरह आ सकती है। द कॉन्करेंट लिस्ट डज नॉट हैव एनी सब्जेक्ट related to tax legislation। ठीक है, तो आपका जो कॉन्करेंट लिस्ट है इसके अंदर कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है, ठीक है, जो किसकी बात करता है, आपका टैक्स के रिगार्डिंग किसी भी सब्जेक्ट की बात करता है। ठीक है, ठीक है, डन है यहाँ तक, कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है। लेकिन अभी एक नई चीज ऐड हुई है रिसेंटली। आपको, आप बताओ कि कोई नया टैक्स आया है रिसेंटली आपका? रिसेंटली मतलब पिछले 5-10 सालों में कोई बहुत बड़ा टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ हो इंडिया में? जीएसटी। जीएसटी, करेक्ट। ठीक है, तो जीएसटी जब से आया है ना, तो जीएसटी मतलब कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब क्या है? कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब है कि सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं। तो जो आपकी कॉन्करेंट लिस्ट है उसके अंदर एक्चुअल में कोई मुद्दा नहीं है आपका। इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट, कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिसके ऊपर सेंटर और स्टेट दोनों ही टैक्स के लॉज बना सकते हैं। लेकिन जीएसटी एक नया मुद्दा आ चुका है आपका, जो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन सबको पता है कि आपका जो जीएसटी है उसके ऊपर सेंटर और स्टेट दोनों लॉज बना सकते हैं आपके। तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे एक हल्की सी आपकी एक्सेप्शन सी आ गई है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे बट दी 101st अमेंडमेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है आपकी, बट दी 101st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 has made an exception by making a special provision for goods and services tax। यानी कि आपका जीएसटी। ठीक है, on which both parliament and state government has power, can make laws। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है जो हमें पता होना चाहिए कि जीएसटी एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर आपका सेंटर और स्टेट दोनों ही लॉ बना सकते हैं। लेकिन क्या जीएसटी के अलावा कोई और ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर टैक्सेशन लॉ दोनों सेंटर और स्टेट बना सकते हैं? बताओ। बताओ, कोई ऐसा मुद्दा है आपका? डू वी हैव एनी अदर सब्जेक्ट अदर देन जीएसटी जिसके ऊपर आपका सेंटर और स्टेट दोनों इकट्ठे मतलब लॉ बना सकते हैं? आपका कोई और मुद्दा ऐसा है? No idea, sir. नो आइडिया मतलब मैं आपको, जब मैंने बोला कि एक्सेप्शन है, इसका मतलब क्या है कि आपकी एक्सेप्शन एक ही है। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट, यहाँ पे थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा है। यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. ओके, चलो, तो ये हो सर गया ये आपका। हाँ जी, हो गया ना? ठीक है, सर ये चलो। जो पेट्रोल और डीजल पे आता है, अलग अलग इनका आता है टैक्स, वो किस में आता है? देखो, कलेक्ट इनमें से कोई एक कलेक्ट करेगा। लॉज आपके पेट्रोल के ऊपर सेंटर के होते हैं, लेकिन कलेक्ट कौन करता है? आपका स्टेट कलेक्ट करती है, और उसका एक बड़ा हिस्सा स्टेट को जाता है। मतलब यहाँ पे हम वो नहीं कर रहे कि पैसा किसको जा रहा है, हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि इनके ऊपर लॉज कौन बना सकता है। नहीं पेट्रोल, सर, अब जैसे पेट्रोल, कुछ स्टेट्स में पेट्रोल सस्ता है, कुछ में महंगा है, तो अगर सेंटर का होता तो एक रहता ना रेट। ये देखो ये, हाँ मैं वो कह रहा हूँ कि दोनों लॉ बनाते हैं। ठीक है, कॉन्करेंट का पता तो है आपको कि दोनों लॉज बनाते हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि आपका
अगर सेंटर को उससे दिक्कत होगी तो सेंटर उसको खत्म भी कर सकता है। मोस्टली आपके जो पेट्रोल के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी है उसके ऊपर लॉस कौन बना रहा है? आपका स्टेट बना रही है, ठीक है। पेट्रोल के ऊपर जो लॉज है आपके स्टेट बना रही है, लेकिन आपका कौन खत्म कर सकता है उसको? सेंटर खत्म भी कर सकता है उसको। यहाँ पे भी वही है कि आपका सेंटर का कंट्रोल है स्टेट के ऊपर। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे आपका कुछ मुद्दे, जैसे अब हम वो मुद्दे डिस्कस करेंगे जिसके ऊपर आपकी जुरिस्डिक्शन है सेंटर की, यानी कि कुछ ऐसे चीजें जिसके ऊपर सिर्फ सेंटर टैक्स लगा सकता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपका एक्सक्लूसिव टैक्सेशन बाय पार्लियामेंट। ठीक है, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं एज पर योर कॉन्स्टिट्यूशन जिसके ऊपर आपका सिर्फ सेंटर यानी कि पार्लियामेंट टैक्स लगा सकता है या डिसाइड कर सकता है? तो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या है कि ओनली पार्लियामेंट and not states are allowed to levy। देखो, लेवी का मतलब होता है इम्पोज, लेवी का मतलब होता है टैक्स लगाना, डिसाइड करना कितना रेट होगा। ओनली पार्लियामेंट एंड नॉट द स्टेट्स आर अलाउड टू लेवी टैक्सेस ए ऑन सेल और परचेज ऑफ गुड्स टेकिंग प्लेस आउटसाइड दी स्टेट। मतलब कि सपोज पंजाब में कोई एक कमोडिटी बनती है, कमोडिटी ए, ठीक है। वो चीज कमोडिटी ए पंजाब में बनी और पंजाब में ही किसी ने खरीद ली, तो उसके ऊपर टैक्सेशन की पावर किसकी होगी? आपकी। या कौन उसको टैक्स इम्पोज करेगा? पंजाब करेगा। लेकिन अगर वो चीज पंजाब में बन रही है और बिकने किसी और स्टेट में जा रही है वो, तो उसके ऊपर टैक्सेशन पावर किसकी होगी? आपकी सेंटर की होगी, ना कि स्टेट की होगी, ठीक है। और दूसरा है आपका ऑन import and exports of goods and services। तो कोई भी चीज अगर आपकी देश के बाहर जा रही है या कोई बाहर के देश की चीज आपके देश में आ रही है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो टैक्सेशन की पावर होगी वो किसकी होगी? वो पावर होगी आपके पार्लियामेंट की। भले ही आपका जो सामान है वो गुजरात में उतर रहा है, भले ही आपका गुजरात का आदमी अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा, ठीक है, वो कौन लगाएगा? आपका पार्लियामेंट लगाएगा। और एक चीज और याद रख लो कि जो टैक्स आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर लगता है उसको हम कहते हैं कस्टम ड्यूटीज, ठीक है। जो टैक्स आपका लगता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर उसको हम कहते हैं आपका कस्टम ड्यूटीज। तो कस्टम ड्यूटीज कौन इंपोज करता है? आपका सेंटर इंपोज करता है, स्टेट अपने बिहाफ के ऊपर कस्टम ड्यूटीज नहीं लगा सकता, ठीक है। डन है आपका? तो ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर आपका सिर्फ सेंटर लॉ बना सकता है। डन? सब लिख लिया यहाँ पे? यस Yes, सर। sir. ओके, अब अगला हम डिस्कस करेंगे एक्सक्लूसिव टैक्सेशन बाय स्टेट लेजिस्लेचर, कि किस चीज के ऊपर आपका स्टेट टैक्स लगा सकती है और एक्सक्लूसिवली लगा सकती है, ठीक है। तो पहला है आपका ऑन सेल एंड कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
ठीक है, तो आपकी स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है। देखो देखो, जो भी चीज आप खरीदते हो उस चीज के ऊपर टैक्स तो लगता ही है ना। अगर आप एक कुरकुरे का पैकेट पे खरीद रहे हो, भले वो 20 रुपए का है, ठीक है, आपको फील नहीं होता है कि आप टैक्स पे कर रहे हो, लेकिन उसमें लिखा होता है 20 रुपीज इंक्लूडिंग टैक्सेस। तो हर चीज के ऊपर जो है आपका स्टेट टैक्स लगाती है। तो कई बार क्या होता है, स्टेट में बिजली सस्ती होती है, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगा लेती है। तो जो बिजली की कंजम्पशन है, जो बिजली की सेल है, उसके ऊपर टैक्स कौन इम्पोज करेगा? आपका स्टेट इम्पोज करेगा। ठीक है, अब याद रखना कि ये जो भी बन रहा है आपका, ये बिजली बन रही है आपकी, उसके ऊपर आपका सेल है या जो कंजम्पशन है आपकी, उसका कौन चार्ज करेगा? आपका स्टेट चार्ज करेगा। बट अब इसमें क्या है, एक एक्सेप्शन भी है। बट नो टैक्स कैन बी इम्पोज्ड, no tax can be imposed on the sale and consumption of electricity, on the sale and consumption of electricity which is number A consumed by the center। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने किसी काम के लिए आपकी स्टेट में बिजली खर्च कर रही है या बिजली कंज्यूम कर रही है, तो इसके ऊपर आप टैक्स नहीं लगा सकते। और दूसरा, मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन ऑफ रेलवेज। आपको पता है कि रेलवे विभाग में कितनी ज्यादा बिजली खपत होती है अभी? अच्छा, एक क्वेश्चन है आपसे, एमसीक्यू है, करंट का है। इंडिया में से कौन सी ऐसी स्टेट है जिसमें 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुकी है रेलवे रूट्स की? रेलवे लाइंस होती है ना आपकी, तो इंडिया में कौन सी स्टेट में आपकी 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुकी है रेलवे लाइंस की? यानी कि जितनी भी रेलवे लाइन है उस पे बिजली वाली जो ट्रेन हैं आपकी, जो आपकी इलेक्ट्रिकल ट्रेन हैं, वो रन कर सकती हैं। कौन सी इंडिया की स्टेट है ऐसी? यू कैन इवन मेक गेसेस। ऑब्वियसली महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र आप गेस कर रहे हो, बट आपको चलो हिंट देता हूँ कि इट इज नॉट अ वेरी बिग स्टेट। वो कोई बहुत बड़ी स्टेट नहीं है पॉपुलेशन के मामले में। जितना ज्यादा बड़ा एरिया होगा उतना मुश्किल है वहां पे इलेक्ट्रीफाई करना। तो एक कोई ऐसी स्टेट होगी जिसका साइज थोड़ा छोटा है, आप गेस करो। अरे गैस करने को बोला यार, तुम लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे बिल्कुल भी। सर ठीक है, हरियाणा। गुजरात। कर लिया सर, चरणजीत ने सर्च, बिहार। चरणजीत ने सर्च कर लिया। हरियाणा, ठीक है। तो हरियाणा ने अपनी, देखो हरियाणा में वैसे रेलवे कम है, तो जितना भी आपका हरियाणा का एरिया है उस पूरे के पूरे एरिया को आपका हरियाणा ने इलेक्ट्रीफाई कर दिया है। तो देखो आपको पता है कि रेलवे बहुत ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करती है, ठीक है, और जब बिजली ज़्यादा इस्तेमाल होती है तो टैक्स भी ज़्यादा लगता है, लेकिन इसके कारण आपका रेलवे महंगा हो जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो, देखो रेलवे भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही आती है, तो जो भी बिजली सेंटर ने खपत करी है या जो भी बिजली आपकी रेलवे कंज्यूम कर रही है, ठीक है, तो उसके ऊपर आपका जो स्टेट है वो टैक्स नहीं लगा सकती। बाकी जो भी बिजली आपके स्टेट में बिक रही है, इस्तेमाल हो रही है, उसके ऊपर कौन टैक्स लगा सकता है? आपका स्टेट। ठीक है, तो इसके ऊपर आपका सेंटर इम्पोज कर ही नहीं सकता, मतलब ये एक्सक्लूसिव है और कोई भी नहीं आ सकता। ठीक है, समझ गए? है ना यहाँ पे? यस सर। ओके, ठीक है। अब थोड़े बहुत ना हमें आर्टिकल्स करने पड़ेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आपके, जैसे आर्टिकल नंबर 268। ठीक है, आर्टिकल नंबर 268 है आपका। आर्टिकल नंबर 268 बात करता है उन टैक्सेस की, टैक्सेस levied by the center but collected and appropriated by the states। इसका मतलब क्या है? बहुत
आसान इसका मतलब ऐसे टैक्सेस जिसका रेट सेंटर डिसाइड करता है, जिसका रेट आपका सेंटर डिसाइड करता है, लेकिन इकट्ठा कौन करता है उसको, जनता से कलेक्ट कौन करता है, स्टेट, और उसको इस्तेमाल भी कौन करता है, स्टेट। ठीक है, समझ गया आपका? यस सर। अब अगला है आपका आर्टिकल नंबर 269। अच्छा ये बताओ आर्टिकल नंबर 263 क्या है और 264 क्या है? सॉरी 262 और 263 क्या है? हमने कल ही डिस्कस किया है। आर्टिकल नंबर 262 क्या है, याद करो। Parliament can provide adjudication, और 263 है Parliament can establish interstate council. इंटरस्टेट काउंसिल, इंटरस्टेट काउंसिल है, और वाटर को डिस्प्यूट करने के लिए, जो वाटर का डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए आपका है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, तो आपको देखो, आपको पता है कि आपको मैं बहुत ज्यादा आर्टिकल्स नहीं लिखवा रहा हूँ, लेकिन जितने लिखवा रहा हूँ यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस आर्टिकल्स होल हार्टेडली। देखो एज सुन एज योर हिस्ट्री विल स्टार्ट ना, यू विल स्टार्ट टू फॉरगेट सम थिंग्स ऑफ योर पॉलिटी। तो प्लीज मेक श्योर कि आप पॉलिटी की चीजों को नहीं भूल रहे हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी। अब आर्टिकल नंबर 269 है, ठीक है। अब इसमें है आपका टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर। देखो टैक्सेस लगाए भी किसने, सेंटर ने, कलेक्ट भी किसने किया, सेंटर ने, बट असाइंड मतलब वापस दे किसको दिए, बट असाइंड टू दी स्टेट्स, बट असाइन टू दी स्टेट्स, लेकिन दे किसको दिया आपका, स्टेट को दे दिया आपका। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स, इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स, ठीक है। अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सामान जा रहा है, सपोज आपका सामान जा रहा है गुजरात से, कहाँ जा रहा है आपका सामान, महाराष्ट्र जा रहा है, गुजरात से महाराष्ट्र जा रहा है, ठीक है। अब गुजरात गवर्नमेंट के लिए तो बड़ा दिक्कतदायक हो जाएगा आपका, गुजरात का सामान महाराष्ट्र में जाना है, ठीक है, कलेक्ट करना है। तो कलेक्ट कौन करेगा, कलेक्ट कर लेगा आपका सेंटर, टैक्स रेट भी कौन लगा देगा आपका, सेंटर, लेकिन लगाने का पैसा किसको दे देगा आपका, स्टेट को, ठीक है। तो जब भी आपका इंटर स्टेट एक्सचेंज होता है गुड्स का, तो उसके ऊपर जो पावर्स होती है वो होती है आपकी आर्टिकल नंबर 269 की पावर्स होती हैं, कि सेंटर टैक्स लगाता है, सेंटर टैक्स कलेक्ट करता है, लेकिन दे किसको देता है, स्टेट्स को दे देता है। ये आपका आर्टिकल नंबर 269, ठीक है, डन। यहां तक लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। ओके, अगला है आपका आर्टिकल नंबर 270। इसमें क्या है, टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर। अब इसमें भी जो टैक्स है वो आपका सेंटर ने लगाया, कलेक्ट भी सेंटर ने किया, बट अब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेंटर ने टैक्स लगाया, सेंटर ने टैक्स कलेक्ट किया, लेकिन दोनों में बांट दिया। देखो सबसे ज्यादा तो आपका यही चलता है, सबसे ज्यादा आपका यही चलता है। और जो आपका जीएसटी है, जीएसटी का प्राइम एग्जांपल यही है आपका। जीएसटी आपका सेंटर लगाता है, जीएसटी आपका सेंटर कलेक्ट करता है, और जीएसटी आपका दोनों में बढ़ता है। तो ये जो आर्टिकल है कहीं ना कहीं आपका ये प्राइम एग्जांपल है आपका जीएसटी का। जीएसटी क्या है वो हम डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा, हम आपका समझ गए यहाँ पे, ये चीज समझ गए, आर्टिकल 271। अब अगला है आपका आर्टिकल नंबर 271। आर्टिकल नंबर 271 होता है आपका सरचार्ज।
सरचार्ज होता है एक नॉर्मल चार्ज के ऊपर एक और चार्ज। अगर आपने कभी खाने का ऑर्डर दिया होगा तो आपको पता है कि नॉर्मल जो आपकी डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी जोमेटो स्विगी की, वो होती है 30 रुपीज फॉर 4 किलोमीटर्स, अगर इफ यू हैव नोटिस्ड। लेकिन व्हेन इट इज रेनिंग द डिलीवरी बिकम्स 60 रुपीज। ठीक है, व्हेन इट इज रेनिंग द डिलीवरी बिकम्स 60 रुपीज। तो डिलीवरी तो फिर भी करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, आपसे एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करते हैं, और उस अमाउंट को आपका ऐप में भी लिखा होता है कि ड्यू टू हाई ऑर्डर रेट, ठीक है, या ड्यू टू हाई डिमांड वी आर चार्जिंग सरचार्ज ऑफ 30 रुपीज एक्स्ट्रा। ठीक है, तो सरचार्ज मतलब होता है कोई एक्स्ट्रा पैसा आपने कलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो सरचार्ज के रिगार्डिंग कौन सा आर्टिकल है, सरचार्ज ऑन सर्टेन टैक्सेस एंड ड्यूटीज फॉर द पर्पस ऑफ द सेंटर। तो सरचार्ज कौन लगा सकता है, सरचार्ज आपका सिर्फ सेंटर लगा सकता है। ये बात भी आपने याद रखनी है कि सरचार्ज कैन ओनली बी इम्पोज्ड बाय द सेंटर। डन है यहाँ तक? सरचार्ज क्या होता है पहले ये बताओ। सरचार्ज होता है आपका, सिंपल टर्म्स में अगर आपसे कभी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, तो जो आपका ऑलरेडी लगा हुआ टैक्स है उसके ऊपर एक और टैक्स, ये होता है आपका सरचार्ज। अच्छा ये बताओ कि आपके, अच्छा इसको पहले लिख लो, और साथ में ये बताओ कि आपके इंडिया में सबसे हाईएस्ट टैक्स रेट कितना है। मतलब आपको पता है कि आपकी इनकम के ऊपर आपको 5% टैक्स देना पड़ सकता है, आपको 15% टैक्स देना पड़ सकता है, मैक्स टू मैक्स आपको अपनी इनकम के ऊपर कितना टैक्स पे करना पड़ सकता है? हाईएस्ट टैक्स रेट क्या है इंडिया में? 30% सर। 30%। ठीक है, तो नो मैटर हाउ मच यू आर अर्निंग, लेकिन इंडिया में ऐसा होता है कि अगर आपकी तो इनकम है इट इज अबव 15 लाख, तो यू विल हैव टू पे 30% ऑफ टैक्सेस, यू विल हैव टू पे 30% ऑफ योर इनकम एज अ टैक्सेस। ये सबसे बड़ी ब्रैकेट है आपकी टैक्स की, ये सबसे बड़ी आपकी टैक्स की ब्रैकेट है। और होता क्या है कि जो आपका ये सरचार्ज होता है ये 30% के अबव लगता है। आप सपोज करो कि आपकी इनकम 15 लाख है, तो उसके बाद 30% टैक्स लग रहा है। लेकिन अगर आपकी इनकम 3 करोड़ है और 3 करोड़ की इनकम के ऊपर भी आप 30 करोड़ टैक्स पे कर रहे हो, ठीक है, आई डोंट इवन नो कि हाउ मेनी जीरोस आर देयर कभी, तो बट जस्ट सपोज करो कि अगर आपका इनकम इतनी है तो फिर भी क्या हो सकता है, आपका आपके ऊपर और टैक्स लगना चाहिए कायदे से। तो लेकिन हाईएस्ट ब्रैकेट कितनी है आपकी, 30%। तो अगर आपका पैसा 15 लाख से बहुत ज्यादा ऊपर है तो आपको एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा, आपको टैक्स के ऊपर और टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं आपका सरचार्ज। तो सरचार्ज की जो पावर है वो कौन से आर्टिकल में आपके 271 में, और सरचार्ज जो है वो सेंटर के पर्पस के लिए जो है वो लगाया जाता है यहाँ पे आपका। ठीक है, और सरचार्ज होता है, याद रखना, इट इज नॉट शेयर्ड विद द स्टेट्स, इट इज नॉट शेयर्ड with the states। ठीक है, और एक और पॉइंट याद रखना, सरचार्ज कैन नॉट बी imposed on GST। ये भी आपका एक रूल है, आपको पता होना चाहिए कि सरचार्ज कैन नॉट बी imposed on GST। देखो सरचार्ज क्या, टैक्स के ऊपर टैक्स है, जीएसटी भी एक टैक्स है, लेकिन जीएसटी के ऊपर सरचार्ज नहीं लग सकता, ऐसे आपके रूल है। डन है आपका यहाँ पे? Yes, sir. ओके, एनी डाउट टिल हियर? No. वो सर। ओके ओके। अच्छा, कोई ऐसे टैक्सेस भी हैं, देखो उसके लिए आर्टिकल नहीं है, लेकिन आपके देश में ऐसे टैक्सेस भी हैं जो एक्चुअल में आपके स्टेट कलेक्ट करता है, सॉरी स्टेट लगाता है, स्टेट कलेक्ट करता है और अपने पास ही रखता है। ठीक है, तो देयर आर आल्सो टैक्सेस which are collected by state, imposed by states and also retained by the states। तो आप छोटी सी हेडिंग दे सकते हो, टैक्सेस levied, collected and
retained by states। पहला है आपका टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम। हालांकि आपके देश में टैक्स है नहीं है, लेकिन प्रोविजंस अगर टैक्स लगाना है आपका एग्रीकल्चर की इनकम के ऊपर, तो स्टेट गवर्नमेंट आपका एग्रीकल्चर की इनकम के ऊपर टैक्स लगा सकती है। ठीक है। दूसरा है आपका टैक्सेस ऑन व्हीकल्स। मैं कुछ इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूँ बस, ऐसे तो बहुत सारे टैक्सेस ऑन व्हीकल्स। अगला होता है आपका टोल्स। एक होता है आपका स्टैम्प ड्यूटी। कोई भी कोर्ट की डॉक्यूमेंट होती है उसके ऊपर स्टैंप लगती है। ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी तो पता ही है आपको। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो आपकी स्टेट जिसके ऊपर टैक्स लेवी करता है, कलेक्ट करता है और पैसे भी अपने पास रखता है आपका। अच्छा, एक और लिख लो, पता होना चाहिए, टैक्सेस ऑन लैंड एंड बिल्डिंग्स। दिस इज ऑल्सो कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट्स ओनली। ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछो। हमने जो भी लिखा, किसी को कोई भी डाउट आ रहा है, थोड़े थोड़ा डाउट भी आ रहा है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। सर स्टैम्प ड्यूटीज के बारे में थोड़ा बताना। देखो, अगर आपको कोई भी कानूनी काम करना है ना, सपोज आपको अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है, आपको व्हीकल की ओनरशिप ट्रांसफर करनी है। सपोज जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, जैसे सपोज मेरी बाइक है, वो मेरी बाइक है किसके नाम के ऊपर? मेरे फादर के नाम के ऊपर। वो फादर के नाम के ऊपर इसलिए बिकॉज इफ यू हैव टू टेक कैंटीन बेनिफिट्स, आपको पता है ना कि जो आर्मी कैंटीन होती है उसमें आपका जो सामान है वो सस्ता पड़ता है। तो लेकिन वो सामान सिर्फ जो आदमी फौज में सर्व कर रहा था उसको सस्ता पड़ता है। तो when I had to purchase a bike, so it was cheaper for me to purchase on the name of my father. I'm driving the bike, but it is on the name of my father because I found it cheaper. But अब जब मेरे फादर ने खरीद ली है, तो 2 साल के बाद वो क्या कर सकते हैं? बाय रूल ऑनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ऑनरशिप ट्रांसफर करने के लिए क्या होगा? एक कोर्ट का डॉक्यूमेंट बनेगा कि कोर्ट के थ्रू जो डॉक्यूमेंट, जो बाइक है वो मेरे फादर के नाम से मेरे नाम के ऊपर ट्रांसफर होगी। और जब वो ट्रांसफर होगी, वो ट्रांसफर होगा, तो उसके ऊपर आपको कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे कोर्ट को उस ट्रांसफर करने के लिए। इन माय केस द अमाउंट इज 5000 रुपीज, कि आई विल हैव टू पे 5000 रुपीज टू द कोर्ट। ठीक है। और उसका एक स्टैंप लगेगी उस डॉक्यूमेंट के ऊपर। उस स्टैंप की वर्थ कितनी है? 5000 रुपीज। और उस 5000 के स्टैंप के बाद जो ऑनरशिप है मेरी बाइक की, वो मेरे फादर के नाम से मेरे नाम के ऊपर आ जाएगी। तो जब भी आप एक कानूनी काम करते हो, तो उसके ऊपर जो कोर्ट की मोहर होती है, उस मोहर की कोई वैल्यू होती है, उसको हम कहते हैं आपका स्टैंप ड्यूटी। ठीक है। डन है? यहाँ तक बताओ। यस सर। सर जैसे सर इंटर स्टेट ट्रेड होता है तो उसमें जो जीएसटी होता है, तो सर आपने इकोनॉमिक्स में बताया था कि वो जो इंटर स्टेट जीएसटी होता है, तो Yes. जहाँ स्टेट में वो सामान बिकता है वो जीएसटी उस स्टेट को जाता है, ना कि जिसमें से ट्रेड हुआ है, ना कि सम गुड आया है। वो देखो, आपको मैंने कहा था कि जीएसटी आपका एक नया एक्सेप्शन ऐड होके आया है। ठीक है। जीएसटी आप एक नया एक्सेप्शन होके आया है, लेकिन जीएसटी इज नॉट द ओनली टैक्स। तो वो आपको मैं कह रहा हूँ, देखो आपको मैंने जीएसटी एक्चुअल में लिखा कहाँ पे? जीएसटी आपको मैंने क्या लिखा? आपका आर्टिकल नंबर 270 में जो टैक्स है आपका लेविड, कलेक्टेड, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। मैंने ये तो लिखा है नहीं कि कौन सी स्टेट को मिलता है। तो बेसिकली कौन सी स्टेट को मिल रहा है आपका जीएसटी के अकॉर्डिंगली? जो स्टेट क्या कर रही है? आपकी कंजम्पशन कर रही है। अच्छा। ठीक है। मैंने मेंशन तो किया नहीं कौन सी स्टेट को मिल रहा है। तो जीएसटी के अकॉर्डिंगली कौन सी स्टेट को मिलेगा? जहां पे चीज आपकी बिक रही है। ठीक है। ओके ओके। एनी डाउट दैट यू आर हैविंग, फील फ्री टू आस्क। अच्छा, आपने आज नोट्स बनाए हैं उसको देख के मुझे बताओ कि आपका जीएसटी कौन सी अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस हुआ है? 101 अमेंडमेंट। 101।
101 अमेंडमेंट से हुआ है, ठीक है। चलो अब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे आपका जीएसटी के बारे में, क्योंकि जीएसटी आपका सदी का सबसे बड़ा, ठीक है, सदी मतलब सेंचुरी का सबसे बड़ा टैक्स का रिफॉर्म है आपका। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हमने इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया हुआ है काफी स्टूडेंट्स के साथ, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे इसको पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जीएसटी के रिगार्डिंग आपके पॉलिटी के क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो जीएसटी जो है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड by 101st अमेंडमेंट 2016, ठीक है। अब जीएसटी ने काम क्या किया? देखो जीएसटी जो लाइन इस्तेमाल की जाती है ना, वो होता है वन नेशन वन टैक्स। बीजेपी का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट नारा है कि हमने पूरे के पूरे देश को जो है वो इकट्ठा करना है, और यही नारा उन्होंने दिया था जेएंडके की बारी में कि अगर आपका जेएंडके भारत का हिस्सा है तो जेएंडके का संविधान अलग क्यों है। तो उन्होंने उस टाइम नारा दिया था वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन। जब इन्होंने जेएंडके का स्पेशल स्टेटस हटाया था तो उन्होंने कहा था कि वन नेशन वन फ्लैग वन कॉन्स्टिट्यूशन। जेएंडके ऑल्सो यूज्ड टू हैव देयर ओन फ्लैग। तो उन्होंने कहा था कि एक विधान, एक संविधान और एक ही झंडा, ऐसा इन्होंने नारा दिया था आपका। तो जीएसटी के तहत मतलब होता क्या था कि आपके डिफरेंट स्टेट्स अलग अलग तरह के टैक्स रेट चार्जेस करती थी, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, जीएसटी के अंदर बहुत सारे टैक्सेस को कंबाइन कर दिया और उसको एक टैक्स बना दिया। तो जीएसटी के अंदर किया क्या, तो आप सिंपल आप लिखोगे इट रिप्लेस्ड अ नंबर ऑफ indirect taxes. It replaced a number of indirect taxes and combined it into one single tax, ठीक है। तो इसने क्या किया, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को कंबाइन किया। अब देखो यहाँ पे एक टर्म है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसने इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं लगाई है, मैं जिसने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है अभी तक यहाँ पे, क्या वो कोई हिंट या गेस करना चाहेगा क्या होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स, क्या होता है? Anyone among you who would like to throw some light on the indirect taxes? देखो टैक्सेस जो होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स और एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, imposition and burden lies on the same person. इसमें क्या होता है आपका, burden can be transferred onto an another person. अब सपोज सरकार ने बोला कि अक्षय पठानिया की इनकम के ऊपर 10% का टैक्स लगेगा, तो अगर वो इनकम जो टैक्स है वो मेरे ऊपर लगाए, मेरी इनकम के ऊपर लगाए, तो वो टैक्स भी मेरे को ही पे करना है, ठीक है। तो इनकम टैक्स किसका एग्जांपल हो गया, आपका डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल हो गया, ये हो गया आपका इनकम टैक्स एग्जांपल डायरेक्ट टैक्स का। अब दूसरा है आपका कि सरकार ने बोला कि निम्बस डिफेंस एकेडमी में जितने कोर्स सेल होंगे, जितने भी स्टूडेंट एडमिशन लेंगे, हर एक स्टूडेंट के एडमिशन के ऊपर आपका 18% का जीएसटी कटेगा, ठीक है। इसके ऊपर क्या कटेगा, आपका 18% का जीएसटी कटेगा। और इस जीएसटी को किसके ऊपर इम्पोज किया गया, निम्बस डिफेंस एकेडमी के ऊपर। लेकिन निम्बस डिफेंस एकेडमी ने इसका बर्डन किस पे शिफ्ट कर दिया, स्टूडेंट्स के ऊपर, कि जो आपका जीएसटी का अमाउंट है
वो आपकी फीस में इंक्लूड हो जाएगा, यानी कि आपकी जीएसटी लगा निम्बस डिफेंस एकेडमी के ऊपर, और निम्बस डिफेंस एकेडमी ने वो जीएसटी किससे चार्ज किया? स्टूडेंट से चार्ज किया ऑन देयर फीस। तो लगा किसी के ऊपर और बर्डन किसी और के ऊपर शिफ्ट हो गया। तो इसमें कहते हैं जब बर्डन किसी और के ऊपर ट्रांसफर किया जा सकता है, स्पेशली कंज्यूमर्स के ऊपर, तो उसको हम कहते हैं आपका इनडायरेक्ट टैक्स। जो आप कुरकुरे का पैकेट खाते हो, ठीक है, जो आप पेट्रोल परचेज करते हो, वो सब टैक्स किसके ऊपर इम्पोज हो? वो सब टैक्स इम्पोज हुआ जिसने पेट्रोल बनाया, जिसने कुरकुरे का पैकेट बनाया, जिसने लैपटॉप बनाया, जिसने फोन बनाया, वो उस आदमी के ऊपर टैक्स लगा। लेकिन वो टैक्स चार्ज किससे कर रहा है? वो टैक्स चार्ज कर रहा है कंज्यूमर से। वो कंज्यूमर से पैसे कलेक्ट करता है और कहाँ दे देता है? गवर्नमेंट को दे देता है, ठीक है। तो जब आप बर्डन शिफ्ट कर सकते हो और के ऊपर, तो उसको हम कहते हैं आपका इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो जीएसटी क्या है? जीएसटी इज एन एग्जांपल ऑफ अ इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि अगर जीएसटी मेरे ऊपर लग सकता है तो मैं किसी और, जो सर्विस मैं सेल कर रहा हूँ ना, उस सर्विस का मैं प्राइस बढ़ा के मैं किसी और से जीएसटी चार्ज कर सकता हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कह सकता लेकिन कि मेरी इनकम 5 लाख रुपए है तो मेरे से मत चार्ज करो, किसी और से चार्ज कर लो, कुछ नहीं, ठीक है। तो ये चीजें आपकी जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकती हैं आपकी। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई यस समझ, सर। किसी को कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो फील फ्री टू आस्क। Anyone having any kind of doubt here, please feel free to ask. Okay, तो जीएसटी ने क्या किया? देखो, इंडिया में बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे। जीएसटी ने बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को इकट्ठा कर दिया, ठीक है, और उसको एक टैक्स बना दिया। ये है आपका जीएसटी का पर्पस। आपके बहुत सारे टैक्सेस होते थे, उन सब टैक्सेस को जीएसटी ने कंबाइन कर दिया। और जीएसटी आपके देश में कौन सी अमेंडमेंट से ऐड हुआ? आपका 101st अमेंडमेंट से जीएसटी जो आपके जो देश है उसमें ऐड हुआ है। अब एक, जब भी हम बात करते हैं जीएसटी की, तो हमें बात करनी चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल की। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं आपके। अब जीएसटी को संभालने के लिए, उसके रेट्स को डिसाइड करने के लिए आपकी एक काउंसिल बनाई गई है, और क्वेश्चंस आते हैं कोई कौन से आर्टिकल में क्या क्या लिखा हुआ है आपका, ठीक है। तो आपकी जो जीएसटी काउंसिल है वो कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है आपकी? वो मेंशन्ड है आपकी आर्टिकल नंबर 279A। तो आपका जो आर्टिकल नंबर 279A है वो किसके बारे में बात करती है? आपकी जीएसटी के बारे में बात करती है। और साथ में अगर कोई आपसे पूछे कि आर्टिकल 279A कौन सी अमेंडमेंट से ऐड हुआ, तो व्हाट विल बी योर आंसर? 101। 101, ठीक है। तो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या ऐड हुआ? आपका जीएसटी काउंसिल, ठीक है। अब पर्पस क्या है इसका? जीएसटी का पर्पस क्या है? अब देखो, जीएसटी काउंसिल में होता कौन है? जीएसटी काउंसिल में होता है आपका फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्लस फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। आपको मैंने कहा था ना कि जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जिसको सेंटर और स्टेट दोनों लगा सकते हैं। तो जब जीएसटी का रेट डिसाइड होता है तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, बेसिकली वो आके क्या करते हैं? आपका जीएसटी को डिसाइड करते हैं। तो अगर कभी भी कहते हैं ना कि आपका सेंटर ने बहुत ज्यादा जीएसटी लगा दिया, तो एक्चुअल में सेंटर अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसमें सेंटर के जो स्टेट के लोग वगैरह होते हैं वो भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो कॉम्पोजिशन क्या है जीएसटी काउंसिल की? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्लस फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट्स। तो ये लोग आपके इसके अंदर आते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपका? ये करते क्या है? दे, इनका पर्पस क्या है? जीएसटी काउंसिल का पर्पस ये है कि रिकमेंड द टैक्सेस सरचार्जेस एंड सेस। देखो, सेस होता है एक स्पेशल टैक्स, स्पेशल टैक्स फॉर स्पेशल पर्पस। जैसे आपको मैंने कल एग्जांपल भी दिया था क्लास में, कल दिया था कि पहले एग्जांपल दिया था, आई फॉरगॉट। तो सेस एक ऐसा टैक्स होता है कि स्पेशल पर्पस है। जैसे आपका जो हिमाचल है, हिमाचल प्रदेश में
आपका हर एक अल्कोहल की बोतल के ऊपर 10 रुपए का काउ सेस लगता है। तो जो भी पैसा आपका काउ सेस के फॉर्म में कलेक्ट होता है अल्कोहल की बोतल से, वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? आपका काउ वेलफेयर के लिए। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर काउ वेलफेयर। तो ये भी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो सेस क्या होता है, तो कौन सा टैक्स लगना है, कौन सा सरचार्ज लगता है, जो भी चीजें हैं आपकी, तो वो सब किसके अंदर कंज्यूम्ड है आपकी? वो सब कंज्यूम्ड है आपकी जीएसटी। जो भी मैं जीएसटी से जुड़ा हुआ आपके सेस हैं, चार्जेस हैं, उसको ये डिसाइड करता है आपका। ठीक है। दूसरा, रिकमेंड्स things that can be exempted from GST. That can be exempted from GST. अब बताओ कि हर देखो जो भी चीज आपके देश में बनेगी उसमें जीएसटी लगेगा, लेकिन कोई ऐसी चीज भी है जिसके ऊपर आपका जीएसटी नहीं लगता है? देश में कोई ऐसी चीज जिसके ऊपर जीएसटी ना लगता हो? है भी कि नहीं है? पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी लगती है। पेट्रोल के ऊपर हाँ, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना कौन कौन सी चीजें इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। आपका पेट्रोल है, अल्कोहल है, पेट्रोल और डीजल है, सॉरी, पेट्रोल है, डीजल है, अल्कोहल है और टोबैको है। इन चीजों के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, इनके ऊपर लगता है आपका एक्साइज ड्यूटी। याद रखना, ये है आपका एक्साइज ड्यूटी, ये अलग टैक्स होता है आपका। इनके ऊपर लगता है आपका एक्साइज ड्यूटी, इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। तो कौन कौन सी चीज के ऊपर आपका जीएसटी नहीं लगता है वो भी आपको याद रखना है। और कोई कोई ऐसी चीज भी है जिसके ऊपर ना आपका जीएसटी लगता है ना एक्साइज लगता है? कोई ऐसी चीज जिसके ऊपर ना आपका जीएसटी लगता है ना एक्साइज लगता है? या जिसके ऊपर 0% जीएसटी है? कोई ऐसी चीज जिसके ऊपर 0% जीएसटी है? अगर आप लोग शायद थोड़ा टाइम पहले घर से बाहर आए होते तो यू वुड हैव रियलाइज्ड कि आपके जो मिल्क के पैकेट्स हैं, जो कर्ड है, उनके प्राइसेस एकदम से बढ़ गए आपके। द सेम मिल्क पैकेट दैट आई वाज गेटिंग एट ₹23, ठीक है, इन द मंथ ऑफ दिसंबर आई गेस, वो सेम पैकेट्स मिल्क के आपको आज मिले ₹30 के। वाई? क्योंकि आपका जो पैक्ड मिल्क है, ठीक है, उसके ऊपर भी जीएसटी लग गया। लेकिन अभी भी जो आपका अनपैक्ड मिल्क है या डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उसके ऊपर आपका जीएसटी नहीं लगता। अनपैक्ड मिल्क हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, उसके ऊपर जीएसटी आपका नहीं लगता। इसके अलावा आपके जो अनपैक्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, अनपैक्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, इसके ऊपर भी आपका जीएसटी नहीं लगता। क्लियर है यहाँ तक? बताओ। यस सर। ठीक है, तो ये बताता है कि कौन कौन सी चीजें हैं। ठीक है, तो तीसरी चीज जो आपका ये रिकमेंड करता है, आपका जीएसटी काउंसिल ये रिकमेंड करता है आपका जीएसटी बैंड्स। ठीक है, अब जो जीएसटी है देश में, या तो किसी चीज के ऊपर 0% जीएसटी लगेगा, या तो 5% लगेगा, या 12% लगेगा, या लगेगा 18%, या लगेगा आपका 28%। तो इंडिया में आपके जीएसटी के जो बैंड्स हैं वो है 0, 5, 12, 18 और 28। तो आपको सबसे अच्छी बात क्या है जीएसटी की? अगर आपका किसी चीज के ऊपर 12% टैक्स लग रहा है तो 6 जाएगा सेंटर को, 6 जाएगा स्टेट को। अगर 28 लग रहा है तो 14 जाएगा सेंटर को, 14 जाएगा स्टेट को। तो ये जो जीएसटी के जो बैंड्स हैं आपके, ठीक है, तो ये सब भी आपका कौन डिसाइड करता है? आपका जीएसटी काउंसिल डिसाइड करता है। समझ गए यहाँ तक? सर जब 5 होगा फिर? 2.5
ओके सर, ओके ओके। ठीक है, 50-50 कर लेते हैं। डन है यहाँ तक? यस सर। ओके। अब अगला हम डिस्कस करेंगे आपका फाइनेंस कमीशन के बारे में, ठीक है। जीएसटी काउंसिल डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करेंगे इन ब्रीफली अबाउट योर फाइनेंस कमीशन। हु विल टेल मी द आर्टिकल? 280 सर। अब तो नहीं भूलोगे ना, इतना बार डिस्कस कर लिया। आर्टिकल 280 इज द आर्टिकल ऑफ योर फाइनेंस कमीशन, ठीक है। और इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट, याद रखना, इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड, कौन बनाता है इसको? प्रेसिडेंट बनाता है। इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट every 5 years, और उससे पहले भी बना सकता है, ऐसे कोई रूल नहीं है, ठीक है। अब आपने मेरे को बताना है कि इसका, कल बताओगे आप लोग जब मैं क्लास में आऊंगा, इसका चेयरमैन कौन होता है, ठीक है, और इसके मेंबर्स कौन होते हैं, ठीक है। तो दिस इज समथिंग, और आपका इस समय का करंट चेयरमैन कौन है, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या होता है जीएसटी काउंसिल? ये आपका होमवर्क है। इसका पर्पस होता है, इट इज रिक्वायर्ड, इसको ये काम करना पड़ता है, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक रिकमेंडेशंस टू प्रेसिडेंट। आप याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट है आपका, कि जीएसटी जो आपका फाइनेंस कमीशन है, ये रिकमेंडेशन देती किसको है? देखो, इसको बनाया किसने? इसको बनाया आपका प्रेसिडेंट ने, तो रिकमेंडेशन भी किसको देगा? आपका ये प्रेसिडेंट को ही देगा। हालांकि प्रेसिडेंट कुछ कर नहीं सकता, प्रेसिडेंट वही मैटर किसको फॉरवर्ड कर देगा? प्रेसिडेंट वही मैटर फॉरवर्ड कर देगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में आपका जो पर्पस है फाइनेंस कमीशन का, इसका पर्पस है कि ये रिकमेंडेशन देगा फाइनेंस, किसको? प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देगा आपका ऑन फॉलोइंग मैटर्स, इन मुद्दों के ऊपर, ऑन फॉलोइंग मैटर्स। यहां तक लिख लो, देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। डन है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। तो अब हम डिस्कस करेंगे आपका क्या क्या किस चीज के ऊपर रिकमेंडेशन देता है। पहला तो है आपका टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन। द फर्स्ट थिंग इज योर टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। ये जो टैक्स कलेक्ट हुआ, कितना कितना हिस्सा आपका सेंटर को जाएगा, कितना जाएगा आपका स्टेट को। दूसरा होता है, इट विल रिकमेंड द प्रिंसिपल्स which should govern the grants in aids to the states as per Article
275। तो आर्टिकल 275 क्या हो गया आपका? आर्टिकल 275 हो गया आपका वो ग्रांट्स जो आपकी सेंटर को स्टेट को देनी पड़ती हैं। ग्रांट्स इन एड्स, किस किस तरह की ग्रांट्स होती हैं आपकी, ठीक है। तो कितना कितना दान आपका सेंटर स्टेट को दे सकता है। सपोज पिछले साल आपका उड़ीसा में बहुत ज्यादा साइक्लोन से तबाही मचाई थी, वेस्ट बंगाल और बिहार में फ्लड्स आ गए थे, तो स्टेट गवर्नमेंट का खर्चा बहुत हो गया था, तो उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने चाहिए सेंटर को, नहीं देने चाहिए, तो वो कौन रिकमेंड करेगा? आपका फाइनेंस कमीशन, ठीक है। और सेंटर आपका स्टेट्स को ग्रांट दे सकता है, तो वो रिकमेंड कौन करेगा? आपका वो रिकमेंड करेगा आपका फाइनेंस कमीशन। लेकिन किसको रिकमेंड करेगा? आपका राष्ट्रपति को। फिर राष्ट्रपति सेंटर को बोलेगा कि तुम पैसे दो इनको, ठीक है। और दूसरा, मेजर्स नीडेड टू ऑगमेंट, ऑगमेंट मतलब स्ट्रेंथन दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। So India नहीं, to a state to supplement the resources of the panchayats and the municipalities, ठीक है। देखो आपका जो फंड होता है स्टेट का, इसी फंड से बेसिकली आपका पंचायत के लिए पैसे जाते हैं। जो जिन लोगों ने क्लासेस लगा रखे हैं उनको पता है कि इन्हीं से आपके पैसे जाते हैं पंचायत और म्यूनसिपैलिटी को। तो इसका फंड कैसे बढ़ाया जाए ताकि आपका पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज के पास पैसे की यानी कि रिसोर्सेज की कमी ना रहे, तो ये भी आपका रिकमेंड कौन करता है? आपका फाइनेंस कमीशन। और फोर्थ है एनी अदर फाइनेंशियल मैटर, एनी अदर फाइनेंशियल मैटर, कोई ना भी पूछे तब भी बता सकता है। तो ये है 4 फंक्शन किसके? आपके ये 4 फंक्शन आपके फाइनेंस कमीशन के, ठीक है। डन है यहाँ तक? बताओ। यस सर। ओके चलो सर। सब लिख लिया? सब लिख लिया यहाँ तक? यस सर। ओके, तब आगे करते हैं हम लोग ग्रांट्स के बारे में कि ग्रांट्स किस किस प्रकार की होती हैं। आपकी ग्रांट्स होती हैं 2 टाइप्स की। एक होती है आपकी डिस्क्रिशनरी ग्रांट। क्या होता है डिस्क्रिशन? डिस्क्रिशन क्या होता है? अपनी मर्जी से कोई आपसे कोई सवाल नहीं उठाएगा कि आपने ये पैसे क्यों दिए, ठीक है। इसको हम कहते हैं डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स। तो डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स क्या होता है आपका? ये मेंशन्ड है आपका आर्टिकल नंबर 282 में, याद रखना। 280 + 2 कर देना। आपको मैंने बताया ना ट्रिक क्या होती है आर्टिकल्स याद करने की या एयर्स याद करने की। एक किसी जनरल आर्टिकल को याद करो, उसके आसपास के आर्टिकल्स याद करो। अगर आप फाइनेंस कमीशन के आर्टिकल में आप +2 कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स का आर्टिकल्स, ठीक है। तो ये वो ग्रांट्स हैं जिसका अगर सेंटर का मन किया तो दे दिया, और अगर सेंटर का मन नहीं किया तो नहीं दिया। स्टेट इसको अपने हक के जैसे डिमांड नहीं कर सकती, ठीक है। देखो अब देखो जो भी आपकी बाकी ग्रांट्स हैं, उन ग्रांट्स के ऊपर कौन रिकमेंड कर रहा है आपको? सेंटर को बताओ। प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर रही है आपकी फाइनेंस कमीशन, या स्टेट कोई डिमांड प्लेस कर रही है? कोई ना कोई बता रहा है ना सेंटर को कि हमें पैसा दे दो। लेकिन जब सेंटर को कोई नहीं बता सकता पैसे देने कि नहीं देने, कोई ऑर्डर नहीं दे सकता, कोई रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, उस ग्रांट को हम कहते हैं डिस्क्रिशनरी ग्रांट, ठीक है। ये वो ग्रांट होती है, ठीक है, जिसमें सेंटर इज नॉट ऑब्लाइज्ड, सेंटर इज नॉट obliged to give these grants। सेंटर को ग्रांट दे या ना दे कोई भी मतलब क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं उठा सकते टू दी स्टेट्स। और आर्टिकल क्या है आपका?
282 आर्टिकल है। और जो दूसरी ग्रांट्स होती हैं इसको हम कहते हैं आपका स्टैट्यूटरी ग्रांट्स, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स। और आपको मैंने अभी लिखवाया थोड़ी देर पहले कि आपका ग्रांट्स के लिए आर्टिकल कौन सा होता है, बताओ कौन सा आर्टिकल है आपका? नॉर्मल ग्रांट्स के लिए कौन सा आर्टिकल है आपका? जस्ट अभी लिखा है हमने 5 मिनट पहले, आर्टिकल 275 275 आर्टिकल 275 करेक्ट। तो आर्टिकल नंबर 275, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 275 इज आर्टिकल फॉर ए जनरल ग्रांट्स। और ये भी होती है आपकी दो तरह की, इसमें एक होगी आपकी जनरल, एक होगी स्पेसिफिक, ठीक है। अब जनरल वो होती है जो बस सेंटर को लगा कि स्टेट को पैसे की जरूरत है, सेंटर ने पैसे को दे दिया, ठीक है। और जो स्पेसिफिक है इसका मतलब क्या है कि सपोज सेंटर में स्टेट में फ्लड आ गया, सेंटर चाहता है कि स्टेट में जो आपका शेड्यूल कास्ट है, जो शेड्यूल ट्राइब है, उनका वेलफेयर इंप्रूव हो जाए, उनके लिए कोई स्कीम लेके आने चाहिए स्टेट को। तो जब किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दी जाती है, ठीक है, व्हेन पर्पस इज डिफाइंड, व्हेन पर्पस इज डिफाइंड कि जो पैसा दिया है ना ये इसी चीज में खर्च करना, कहीं और खर्च मत करना, तो उसको हम कहते हैं आपका स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी ग्रांट्स। और व्हेन पर्पस इज नॉट डिफाइंड, व्हेन पर्पस इज नॉट डिफाइंड तो वो क्या बन जाती है? जनरल बन जाती है, इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। और जो स्टैट्यूटरी ग्रांट्स है इसको कौन देगा रिकमेंडेशन, जल्दी बताओ, हु विल गिव द रिकमेंडेशन फॉर दिस ग्रांट्स? रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन। अरे फाइनेंस कमीशन, ठीक है। सबसे बड़ा पर्पस ही तो ये है आपका फाइनेंस कमीशन का। अगर आप इसको भी इग्नोर कर दोगे तो बचा ही कुछ नहीं फाइनेंस कमीशन के पास। इट इज द बिगेस्ट पर्पस, इट इज द बिगेस्ट थिंग दैट इज इन द हैंड ऑफ द फाइनेंस कमीशन। डन है यहाँ तक? सर Yes, sir. ये पूरी स्टैट्यूटरी ग्रांट को करता है या जनरल या स्पेसिफिक में से किसी एक को? मतलब समझ नहीं आया, कुछ भी दोनों ही करता है आपका फाइनेंस कमीशन, दोनों ही करता है। अगर आपका पर्पस डिफाइंड है तो वो स्पेसिफिक हो जाएगी, अगर आपका पर्पस डिफाइंड नहीं है तो जनरल बन जाएगी। सपोज आपका जो पंजाब की गवर्नमेंट है उसने लिखा था, पत्र लिखा था कि पिछले साल हमने ये वेलफेयर स्कीम चलाई थी, इस कारण से हमारे बहुत खर्चे हो गए हैं, ठीक है। या पिछले साल हमारे देश में मतलब हमारी स्टेट के अंदर एक ड्राउट आया था जिसके कारण हमारे पास टैक्स नहीं आ पाया था, ये प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस साल हमें एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, ठीक है। तो अगर फाइनेंस कमीशन ने लिख के दे दिया कि इनको पैसे चाहिए, इनके खाते खाली हैं, तो वो हो गया फिर जनरल ग्रांट। या सपोज आपका असम लिख के देता है कि हमारे देश में जो हमारे स्टेट में जो शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन है उसका वेलफेयर करना है और उसके लिए हमें पैसे चाहिए, और अगर आपका फाइनेंस कमीशन लिख के दे दिया कि इस स्टेट को आप शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए इतना पैसा प्रोवाइड कर दो, तो वो क्या बन गई? आपकी स्पेसिफिक बन गई। तो फाइनेंस कमीशन आपका स्पेसिफिक और जनरल दोनों के ऊपर रिकमेंडेशन देता है। डन है? ओके सर। सर जो दूसरी कंट्रीज को ग्रांट्स एंड एड्स देते हैं उसमें भी फाइनेंस कमीशन का रोल है? नहीं, उसमें नहीं होता। देखो वैसे पहली बात तो है कि इंडिया बहुत कम ग्रांट्स देता है, लेकिन अगर कोई कंट्री, देखो जो आपकी कंट्री है ना, बेसिकली जो आप ग्रांट दे रहे हो किसी दूसरी कंट्री को, बेसिकली दीज ग्रांट्स आर डिफाइनिंग द रिलेशनशिप ऑफ इंडिया विद द अदर कंट्री। और जो इंटरनेशनल रिलेशंस है ये आपका आता है पार्लियामेंट के अंदर। जो आप ग्रांट दे रहे हो ना वो मतलब आपका फाइनेंसिस के अंदर नहीं आता, वो ग्रांट बेसिकली आती है आपका ह्यूमैनिटेरियन मेजर है आपका। आप उस ग्रांट को, उस पैसे को देके दूसरी कंट्री का वेलफेयर कर रहे हो, उसका अपने रिलेशंस बिल्ड कर रहे हो, तो उसके ऊपर आपका फाइनेंस कमीशन कुछ नहीं कह सकता। जो आपके स्टेट्स को ग्रांट्स देनी है ना, जो आपके स्टेट्स को ग्रांट्स देनी है उसके ऊपर ही आपका जो फाइनेंस कमीशन है वो अपनी बातें रख सकता है। और अगर आप देखोगे तो आपको मैंने स्पेसिफिकली वहां पे मेंशन करवाया हुआ ग्रांट इन एड में कि ग्रांट इन एड्स टू द स्टेट्स बाय द सेंटर, ठीक है। तो वहां पे प्रॉपर लिखा हुआ है हमने यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो ग्रांट्स इन एड्स टू द स्टेट्स एज पर द आर्टिकल 275। तो स्टेट्स को जो ग्रांट्स देती हैं उसके ऊपर रिकमेंडेशन दे सकता है, जो दूसरी कंट्री को देते हैं उसके ऊपर रिकमेंडेशन नहीं दे सकता। वो पार्लियामेंट खुद डिफाइन करता है, वो गवर्नमेंट खुद डिसाइड करती है। डन है? ओके सर। ओके। अब ऐसा है कि अब अगर हम देखेंगे बोरोइंग रिक्वायरमेंट, ठीक है,
बोरोइंग पावर क्या है, हमने डिस्कस किया हुआ है इसके बारे में, शायद मेरे ख्याल से हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया हुआ है बोरोइंग पावर्स के रिगार्डिंग। तो क्या पावर्स हैं आपकी बोरोइंग की? सेंटर किससे बोरो कर सकता है आपका, बताओ? आरबीआई। सेंटर ऐसा है कि सेंटर की जो बोरिंग पावर है उसमें आपका डोमेस्टिक और फॉरेन सोर्सेज दोनों आ जाती हैं, ठीक है। जबकि आपका जो स्टेट्स हैं वो आपका बाहर से पैसा नहीं बोरो कर सकता, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो लिख ही लेते हैं इसके बारे में, सोचा वर्बली डिस्कस करूंगा लेकिन लिखना बेटर ही है। थक तो नहीं गए आप लोग? कोई कुछ नहीं बोला? नो नो सर। सर, लिखवाओ सर। नो सर, नो सर। ठीक है ना, बोल तो मैं रहा हूँ, आप लोग कहाँ तकोगे? सर हाँ जी। सर ये जो ग्रांट्स हम एलोकेट करते हैं फाइनेंस कमीशन से, तो वो कंसोलिडेटेड फंड से जाते हैं या कोई और? नहीं, CFI से, बिल्कुल सही आपने CFI? कहा। यस सर। ठीक है, thank you. सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो बोरोइंग कैसे होती है आपकी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की, अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पहला है आपका, हम डिस्कस करते हैं बोरिंग पावर ऑफ सेंटर। तो बोरिंग पावर ऑफ सेंटर में क्या आता है आपका? डोमेस्टिक प्लस फॉरेन सोर्सेस। तो आपका जो सेंटर है वो आपका डोमेस्टिक और फॉरेन सोर्सेज यानी किसी और कंट्री से, किसी और ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है, कर सकता है आपका, ठीक है। बट लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट की लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड हैं उन लिमिट्स के बाहर ऑर्डर नहीं कर सकता या बाहर बोरो नहीं कर सकता। तो जितना भी सरकार बोरो करती है उसकी लिमिट्स कौन करता है डिसाइड? आपका पार्लियामेंट करता है। और अगर हम बात करें आपका स्टेट, तो स्टेट बोरो कर सकता है डोमेस्टिक से, सिर्फ डोमेस्टिक से, यानी कि इसका मतलब है विद इन इंडिया, सिर्फ इंडिया के अंदर से बोरो कर सकता है आपका, ठीक है। नो फॉरेन सोर्सेस। और अगर इंडिया से बोरो करेगा तो उसकी लिमिट्स कौन करेगा प्रिस्क्राइब? लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, जो आपके स्टेट्स के लॉज हैं, उसके तहत जो लिमिट डिसाइड हुई है उसी लिमिट के ऊपर आपका जो है स्टेट बताएगी, ठीक है। डन है यहाँ तक? यस सर। यस सर। अब एक और चीज याद रखनी है, स्टेट कैन नॉट रेज एनी लोन without the consent of the state center, without the consent of the center, if there is still outstanding मतलब जो वापस दिया नहीं अभी तक, still outstanding any part of a loan made to the state by the center, ठीक है। और a loan in which, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, center is the guarantor।
अब देखो इस लाइन को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि जो स्टेट है वो कोई भी नया लोन नहीं उठा सकती अगर उसने पहले का कोई लोन जो उसने सेंटर से लिया था उसको पे बैक नहीं किया। अब सोचो कि अगर सपोज आपने अपने एक फ्रेंड से 10 रुपए बोरो किए, ठीक है, और इन 10 रुपए को लौटाने के लिए आपने किसी से 10 रुपए और बोरो किए, और इसको वापस करने के लिए आपने किसी और से 10 रुपए बोरो किए। इसका मतलब क्या है? आप हो चुके हो कर्जाई, यानी कि डेप्ट, यानी कि आपकी इनकम सफिशिएंट नहीं है इस लोन को पे बैक करने के लिए, ठीक है। और जो डेट होता है एक बहुत बड़ी बीमारी होती है, अभी कर्जाई होना बहुत बड़ी बीमारी होती है। तो जब तक आपका सेंटर, ठीक है, जब तक आपका सेंटर ये श्योर है कि आपका स्टेट जो भी लोन इशू कर रहा है उसको तब इशू कर, तब उसको बोरो कर रहा है जब उसके पहले के जितने भी लोन्स हैं वो क्लियर है, ठीक है। अब ऐसा होता नहीं है कि जब सपोज करो कि आपका फ्रेंड है, उसने आपसे पैसे ले रखे हैं और उसके बाद वो क्या कर रहा है, वो शॉपिंग कर रहा है, वो मजे कर रहा है, आप क्या बोलते हो कि पहले मेरे पैसे वापस कर, बाद में जो करना कर ले। तो ये वही है कि सेंटर ने स्टेट को लोन दे रखा है, जब तक आपका सेंटर का लोन स्टेट वापस नहीं करती है तब तक स्टेट को जो भी लोन लेना है उसके लिए किसकी परमिशन लगेगी? सेंटर की परमिशन लगेगी। और कई बार जो होता है ना, कई बार स्टेट्स को लोन नहीं मिलते। सपोज कई बार आपका वर्ल्ड बैंक हो गया, वर्ल्ड बैंक से आपने सुना होगा कि जब आप करंट अफेयर पढ़ोगे तो आप देखोगे कि वर्ल्ड बैंक ने किसी स्टेट को लोन दे दिया, ठीक है। तो वो सब जो लोन देते हैं वो लोन तब देते हैं क्योंकि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी होती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है कि हाँ इनको लोन दे दो, अगर ये पे बैक नहीं कर पाए तो हम कुछ ना कुछ जुगाड़ कर देंगे, हमारी गारंटी है कि ये कर देंगे आपका पैसा वापस, ठीक है। तो अगर किसी लोन में आपके सेंटर की गारंटी है, ठीक है, जब तक आप वो लोन पे बैक नहीं करोगे तब तक सरकार आपके लोन्स को कंट्रोल करेगा। एक बार आपने वो लोन पे बैक कर दिया फिर सेंटर आपको तंग नहीं करेगा कि लोन लेने से पहले मेरे से पूछो। लेकिन जब तक कोई भी ऐसा पैसा आपके पास है जिसको आपने वापस नहीं किया है, जो पैसा आपने या तो सेंटर से लिया है या तो ऐसा पैसा जिसका गारंटर कौन है, आपका सेंटर है, ठीक है। तो जब तक आप वो पैसा वापस नहीं करोगे तब तक किसी भी फर्दर पैसे के लिए आपको सेंटर की परमिशन लेनी पड़ेगी। बिना सेंटर की परमिशन से आप कोई नया लोन नहीं ले सकते। समझ गए इस चीज को? यस सर। ठीक है। एक छोटा सा पार्ट है जो चैप्टर का पेंडिंग है, तो उसका आप हेडिंग दे सकते हो। उसका हेडिंग है आपका recommendations on center state relations। आपके देश भर में बहुत सारी कमिटीज बनी है। आपको मैंने कहा ना कि जो रिलेशंस है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड से हैं, ये इतने सिंपल नहीं जितना सिंपली हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा कुछ और होता है, हो कुछ और जाता है। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया था कि आपका जो गवर्नर है, ठीक है, उसके वो बस स्टेट को कंट्रोल करेगा, स्टेट को कंट्रोल करेगा। अभी क्या हुआ, आपका केरला के गवर्नर ने स्टेट का जो मंत्री था उसको रिमूव ही कर दिया। तो वट एवर इज रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन, कभी कभी कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं आपकी। जैसे आपका कहा गया है कि जो आपकी स्टेट इमरजेंसी है, बताओ कौन सा आर्टिकल में आपकी स्टेट इमरजेंसी? 365। 365 कि 356? 356 में तो कहा गया है कि जब आपका स्टेट सेंटर की बात नहीं मानेगी तब क्या लगेगी आपके देश में? स्टेट इमरजेंसी लगेगी। लेकिन कई बार आपकी स्टेट बात मान रही होती है तभी भी स्टेट इमरजेंसी लगा देते हैं। कई बार आपका सेंटर एक बड़ी ही अनरियलिस्टिक सी डिमांड स्टेट के सामने रखता है और जब स्टेट नहीं मानती है फिर इमरजेंसी लगा देते हैं। तो ये जो रिलेशंस हैं आपके सेंटर और स्टेट के, ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड से हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर बहुत सारी कमिटीज बनी है, जैसे आपकी ARC कमेटी बनी है, आपकी राजा मनार कमेटी बनी है, आपकी पुंछी कमीशन बनी है, सरकारिया कमीशन बनी है। तो वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दोस थिंग्स इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो इट वॉन्ट टेक मोर देन 10-15 मिनट, तो कल हम इसको कंप्लीट करते हैं। और कोई डाउट वगैरह अगर आपको होगा आज की क्लास के रिगार्डिंग तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। एनी डाउट? अभी जो आपने पढ़ा, ऑल दोस थिंग्स आर क्लियर और नॉट? यस सर सर। क्लियर सर। यस सर। ओके, ठीक है। चलो फिर क्लास एंड करते हैं और बाकी कल करते हैं हम, ठीक है।
ओके सर। इनको रिवाइज करना, आर्टिकल्स बहुत सारे हैं इसके अंदर, ठीक है। सबसे ज्यादा आर्टिकल्स इस चैप्टर में लिखवाए हैं आपको मैंने, खासकर आपके ये जो चैप्टर आपका सेंटर स्टेट रिलेशंस का है वो इसलिए लिखवाए हैं क्योंकि दीज आर्टिकल्स आर इंपॉर्टेंट। तो प्लीज इन आर्टिकल्स को याद कर लेना, और खास करके जो आपके फाइनेंस वाले हैं इंपॉर्टेंट है सारे सारे। तो कल मैं आर्टिकल्स पूछूंगा तो होपफुली आप लोग जवाब दोगे इन चीज़ों का। चलिए, यस सर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अटेंटिव, ठीक है। Sir, विल मीट टुमारो, हैव अ हैप्पी संडे। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू।